आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। शहर के सबसे महंगे और लग्जरियस फैशन बुटीक द रॉयल काउचर के अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत था। ईशानी वहीं सोफे पर बैठी हुई एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, जबकि नायरा अंदर ट्रायल रूम में ड्रेस ट्राई करने के लिए गई थी। ईशानी हमेशा की तरह बेहद सादे लेकिन खूबसूरत लेमन कलर के सूट में थी। उसके बाल खुले हुए थे और सादगी उसकी मासूमियत को और भी ज्यादा उभार रही थी। तभी बुटीक के दरवाजे पर हाई हील की चिर परिचित आवाज गूंजी। सान्या कपूर अपनी दो सहेलियों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित घमंड था। एटीट्यूड तो हद से भी कहीं ज्यादा था। वह सगाई की पार्टी में रुद्र से मिली अनदेखी और बेइज्जती को भूल नहीं पाई थी, इसीलिए उसका मूड वैसे ही काफी उखड़ा हुआ था। रुद्र ने उस रात उसे घास तक नहीं डाली थी, जिससे उसका ईगो बुरी तरह से हर्ट हो गया था। सानिया जैसी घमंडी लड़की भला ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाती। सानिया रैक्स में टंगे ड्रेसेस को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत पेस्टल ग्रीन रंग की खूबसूरत ड्रेस पर पड़ी। वह जैसे ही उस ड्रेस को छूने के लिए आगे बढ़ी, उसी वक्त ईशानी भी मैगजीन रखकर खड़ी हो गई और उसकी नज़र भी उसी ड्रेस पर गई। बुटीक के अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए ईशानी से कहा, मैम, ये वही पीस है जो आपकी सिस्टर ने आपके लिए सिलेक्ट किया है। क्या आप इसे ट्रायल रूम में ले जाकर चेक करना चाहेंगी? ईशानी ने स्माइल करते हुए जैसे ही ड्रेस के हैंगर पर हाथ रखा, सानिया ने झटके से ईशानी का हाथ वहां से हटा दिया और खुद ही वो हैंगर पकड़ लिया। ईशानी एकदम से हड़बड़ा गई। उसने चौंक कर सानिया की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि ये क्या हरकत है। सानिया ने अपनी गॉगल्स हटाए और ईशानी के सिर से पैर तक बड़ी हिकारत भरी नजरों से देखा। ईशानी के सादे कपड़ों को देखकर सानिया के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल उभर आई। वो बोली, एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस मैं ले रही हूँ। सानिया ने ये बात फुल एटीट्यूड के साथ कही, पर ईशानी ने बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया, पर ये ड्रेस तो मेरी दीदी ने मेरे लिए बुक किया है, आप कोई दूसरा देख लीजिए ना। सानिया की एक सहेली ने हंसते हुए कहा, सानिया, देख रही हो आजकल कैसे कैसे मिडिल क्लास के लोग इस बुटीक में आ जाते हैं। पता भी है से कि इस ड्रेस की कीमत क्या है। सानिया ने अपनी सहेली की बात पर एक घमंडी मुस्कान बिखेरी और अटेंडेंट की तरफ अपना ब्लैक क्रेडिट कार्ड बढ़ाते हुए कहा, इस ड्रेस को पैक करो, और इस लड़की ने जितने पैसे बोले हैं मैं उसे डबल देने को तैयार हूँ। ईशानी को सानिया का ये बिहेवियर और उसका घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह अंदर से थोड़ा घबरा भी रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में गुस्सा भरते हुए सीधा सानिया के सामने खड़ी हुई और बोली, पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, पर तमीज शायद आप घर भूल आई हैं। ईशानी की आवाज में मासूमियत के साथ एक तीखापन भी था। वो आगे बोली, बिजनेस में जो चीजें पहले बुक हो जाती है ना, वो उसी की हो जाती है। आपके डैड ने आपको इतना भी नहीं सिखाया क्या? सानिया का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। आज तक किसी लड़की के उसके सामने इस तरह से मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। पहले रुद्र ने उसे पार्टी में इग्नोर करके उसकी बेइज्जती की थी, और अब ये लड़की। सानिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह ईशानी के और करीब आई और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बहुत ही सख्त लहजे में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? जानती भी हो मैं कौन हूँ? सानिया कपूर, कपूर इंडस्ट्री के मालिक की बेटी। चाहूँ तो इस पूरे बुटीक को अभी के अभी खरीद कर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ, इसीलिए अपनी औकात मत भूलो। ईशानी सानिया के इस आक्रामक रूप से थोड़ा घबरा गई। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे नहीं की। वह मुंह बनाकर बोली, औकात की बात आप जैसी लड़कियां ही करती हैं, जिन्हें कपड़ों के अलावा और किसी चीज की समझ ही नहीं होती। ड्रेस तो ये मुझे ही मिलेगा, चाहे आप जो भी कर लीजिए। सानिया गुस्से से चीखी, मैनेजर, कहाँ मर गए सबके सब? इस लड़की को अभी उठाकर यहाँ से बाहर फेंको। तभी ट्रायल रूम का दरवाजा खुला और नायरा बाहर निकली। बुटीक का मैनेजर भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया।
सानिया अभी भी ईशानी को अपनी जलती हुई आंखों से ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसे भस्म ही कर देगी। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि ईशानी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि मल्होत्रा खानदान की बेटी है और जल्द ही मल्होत्रा खानदान का रिश्ता चौहान खानदान से होने वाला है। नायरा ने जैसे ही ट्रायल रूम के बाहर कदम रखा, उसने सानिया की वो आखिरी बात सुनी, इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। ये सुनते ही नायरा का पारा एक झटके में ऊपर हो गया। उसने देखा कि ईशानी थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही है और सानिया उसकी तरफ उंगली उठाकर उस पर चिल्लाई जा रही है। नायरा बिना एक पल गवाए अपनी ड्रेस को संभालते हुए ईशानी के आगे आकर खड़ी हो गई। उसने ईशानी को अपने पीछे छिपा लिया और नायरा की उंगली को झटके से नीचे करते हुए सख्त आवाज में कहा, अपनी ये उंगली नीचे करो और तमीज से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानिया ने नायरा को देखा जो इस वक्त अपनी आंखों में अंगारे लिए से ही घूर रही थी। सानिया ने अपने हाथ बांधे और तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ओह, तो तुम हो इसकी बड़ी बहन। अपनी इस बहन को तमीज सिखाओ, इसे पता भी है ये किससे बात कर रही है। नायरा ने एक ठंडी और चुभती हुई मुस्कान बिखेरी। वह सानिया के और करीब आई, इतना करीब कि सानिया कुछ पल के लिए तो घबरा गई। नायरा ने बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो, सानिया कपूर, कपूर इंडस्ट्रीज के रंजीत कपूर की बिगड़ी हुई बेटी। लेकिन शायद तुम भूल रही हो सानिया कि यह रंजीत कपूर का ऑफिस नहीं, जहां तुम अपनी इस बदतमीजी को अपना रुतबा समझकर चलाओगी। और जहां तक रही बात औकात की, नायरा ने बुटीक के मैनेजर की तरफ देखा जो हाथ जोड़े डरा सहमा सा खड़ा था। नायरा ने मैनेजर से कहा, मैनेजर, इस बुटीक की सबसे महंगी ड्रेस कौन सी है। मैनेजर ने कांपते हुए कहा, मैम, वो जो ऊपर डिस्प्ले पर लगा है वो इस सीजन का सबसे एक्सक्लूसिव डिजाइनर पीस है, उसकी कीमत करीब 14 लाख है। नायरा ने बिना पलक झपकाए अपना ब्लैक प्रिविलेज कार्ड निकाला और काउंटर पर फेंकते हुए कहा, उस ड्रेस को अभी के अभी पैक करो। और हाँ, यह पेस्टल ग्रीन ड्रेस जो इन मैडम को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, इसके पैसे भी इसी कार्ड से स्वाइप करना। और हाँ, इस ड्रेस को फिर फर्श पर फेंक देना। ये सुनते ही सानिया और उसकी सहेलियों के मुंह खुले की खुले रह गए। पूरे बुटीक में सन्नाटा सा पसर गया। सानिया गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने की। तभी नायरा ने दो टूक लहजे में कहा, मजाक मजाक तो तुम खुद अपना बना रही हो सानिया। पैसों की गर्मी वहीं दिखाना जहां लोग तुम्हारी इस बदतमीजी को सहन करें। मानो मेरी बहन बहुत शांत और इनोसेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसा कोई भी ऐरा गहरा आकर उस पर चिल्लाकर चला जाएगा। अगर दोबारा ये ऊंची आवाज़ मेरी बहन की तरफ की ना, तो कपूर इंडस्ट्रीज के जितने भी शेयर मार्केट में हैं, उन्हें ज़मीन पर आने में वक्त नहीं लगेगा। कपूर साहब की सिर्फ एक बेटी है, वो भी बिगड़ी हुई, पर याद रखना उनके भी बिजनेस वर्ल्ड में दुश्मनों की कमी नहीं है। नायरा का यह रूप देखकर सानिया अंदर से पूरी तरह से हिल गई। उसे समझ आ गया था कि सामने खड़ी लड़की कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह तो किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से लग रही थी। सानिया की सहेलियों ने धीरे से उसका हाथ खींचते हुए कहा, सानिया, चलो यहाँ से, वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। सानिया ने भयंकर गुस्से के मारे अपने गॉगल्स आंखों पर चढ़ाए। उसने ईशानी और नायरा को एक आखिरी बार नफरत भरी नजरों से घूरा और अपनी हील्स खटखटाती हुई बुटीक से बाहर निकल गई। सानिया के जाते ही नायरा ने तुरंत मुड़कर ईशानी के दोनों कंधे को पकड़ा और फिक्रमंद होकर पूछा, तुम ठीक हो ना ईशानी? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ईशानी ने अपनी दी को देखा जो उसके लिए किसी ढाल की तरह खड़ी हुई थी। ईशानी के चेहरे पर अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नायरा के गले लगते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी। वैसे आपने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी। थैंक यू दी। नायरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली को काटना मुझे अच्छे से आता है। चलो अब अपना मूड ठीक करो और शॉपिंग पूरी करते हैं।
दोनों बहनें कुछ ही पल में सब कुछ भूलकर वापस शॉपिंग में लग गई। वहीं सानिया के दिल में तो अब जो आग लग चुकी थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। रुद्र के बाद अब नायरा और ईशानी भी उसकी हिट लिस्ट में आ चुके थे। बुटीक से निकलने के बाद नायरा और ईशानी दोनों ही पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। ईशानी की बड़ी बड़ी आंखों में अभी भी थोड़ी उदासी और कुछ अलग सी इमोशन तैर रहे थे। नायरा ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ईशानी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ ईशानी, तुम ठीक तो हो ना? ईशानी ने एक ठंडी सांस भरी और मुंह फुलाते हुए बोली, दी वो लड़की कितनी गंदी थी ना, और किस तरह की बात कर रही थी, एकदम बदतमीज। सच में मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया उसने। नायरा ने मुस्कुराकर प्यार से ईशानी का गाल खींचा और उसे हिम्मत देते हुए कहा, अरे जब तक तुम्हारी ये दी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सुनो ईशानी, आगे से अगर कोई भी तुमसे इस तरीके से बदतमीजी करे ना, तो बिना सोचे कान के नीचे एक लगा दिया करो। बाकी सब संभालने के लिए मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी उन्हें। अपनी दी की यह दबंग भरी बात सुनकर ईशानी का चेहरा एकदम से खिल उठा। वह चहकते हुए बोली, वैसे दी आज आपने उसे क्या मस्त मजा चखाया। सच में जब आप उस पर बरस रही थी ना, तो उसकी उतरी हुई शक्ल को देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ये क्या बताऊं, मैंने किस तरह से अपनी हंसी रोक कर रखी थी। नायरा ने अपनी इस छोटी सी बहन को खुश देखकर हंसते हुए कहा, बस ऐसे ही खुश रहा करो। फिर गाड़ी का गियर बदलते हुए कहा, ऐसे घमंडी लोगों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है ईशानी। इस दुनिया का एक ही नियम है, अगर तुम लोगों से जितना डरोगे, लोग उतना ही तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के सामने हिम्मत से उनका मुकाबला किया करो। कहते हुए नायरा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वह दोनों मॉल के पार्किंग एरिया से बाहर निकल गईं। ईशानी ने गाड़ी की सीट से टेक लगाए हुए विंडो से बाहर तेजी से पीछे छूटते शहर के नज़ारे को देखने लगी। उसके दिमाग में रह रहकर बुटीक का वही सीन घूम रहा था। सचमुच उसे अब अंदर से बेहद सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन ने उस सानिया कपूर को उसकी औकात अच्छे से याद दिला दी थी। उसे अब किसी बात का डर नहीं था, कम से कम उस सानिया कपूर का तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ सानिया कपूर का मूड हद से कहीं ज्यादा खराब हो गया था। वह बुटीक से मिली जिल्लत के बाद गुस्से से उबलती हुई अपने आलीशान मेंशन में वापस लौटी। वह पैर पटकती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी लिविंग एरिया में बैठे मिस्टर रंजीत कपूर ने उसे देखा और आवाज दी, सानिया आ गई बेटा, चलो आओ डिनर कर लो, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। सानिया ने बिना रुके बेहद उखड़े और रूखे लहजे में कहा, डैड मुझे भूख नहीं है, आप डिनर कर लीजिए। अपनी लाडली बेटी का इस तरह से उखड़ा हुआ मूड देखकर रंजीत कपूर अपनी जगह से उठे और फिक्रमंद होकर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। सानिया रुकी, झटके से पलटी और अपने डैड से बोली, परेशान नहीं डैड, मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज किसी ने बुटीक में मेरा बहुत ही बुरी तरह से मूड खराब कर दिया है। खैर छोड़िए डैड, मैंने आपसे 2 दिनों पहले कोई बात कही थी, क्या आपने वो किया? क्या आपने मिस्टर चौहान से मेरे और रुद्र के रिश्ते की बात की? ये सवाल सुनते ही सानिया बड़ी उम्मीद नजरों से अपने डैड को देखने लगी। ये सुनकर रंजीत कपूर थोड़ा सा हड़बड़ा गए। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं सानिया, वो मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है। असल में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या बात करूं, और ऐसे अचानक बात शुरू करना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये सुनते ही सानिया का पारा एक बार और चढ़ गया। वो एकदम भड़कते हुए बोली, डैड आपसे इतना सा भी काम नहीं हुआ? आखिर आप अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? मिस्टर कपूर ने उसे शांत करने की कोशिश की और समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बात वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। रुद्र सिंह चौहान से बात करना उतना आसान नहीं है। अगर मैं मिस्टर चौहान से बात कर भी लूं, तो तुम रुद्र को अच्छे से जानती हो। पूरा बिजनेस वर्ल्ड जानता है कि वो कितना जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का है।
अगर उसने साफ मना कर दिया तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। यहाँ पर बात मिस्टर राजन चौहान की हो रही थी, जो कि रुद्र के पिता थे, और मिस्टर कपूर भी जानते थे कि मिस्टर चौहान भी शायद अपने बेटे को इतनी आसानी से मना नहीं पाएंगी। सानिया ने कहा, लेकिन डैड, अगर उसके पेरेंट्स पर प्रेशर डालेंगे तो वो मना कैसे करेगा? आप कम से कम एक बार कोशिश करके तो देखिए। सानिया ने अपनी बात मनवाने के लिए भरपूर जोर दिया। फिर उसने थोड़ा करीब आकर अपने डैड को लालच देते हुए समझाया, और डैड, आप सिर्फ मेरी खुशी क्यों देख रहे हैं? अगर ये रिश्ता हो जाता है तो आपका भी तो काफी ज्यादा फायदा होगा ना? मिस्टर कपूर ने चौंकते हुए पूछा, मेरा फायदा? वो कैसे? सानिया के होठों पर एक शातिर मुस्कान नजर आने लगी। उसने कहा, डैड, चौहान एम्पायर जैसी बड़ी फैमिली से रिश्ता जुड़ने का सीधा मतलब यही है ना कि आपकी कंपनी के शेयर्स रातों रात आसमान छूने लगेंगे और हमारी कपूर इंडस्ट्रीज को मार्केट में टॉप पर पहुंचने से फिर कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, अगर चौहान एम्पायर के साथ हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन हो जाता है तो आपको कितना बड़ा बिजनेस प्रॉफिट होगा। सानिया की यह बात सीधे मिस्टर कपूर के दिमाग में जाकर लगी। उनके दिल की बरसों पुरानी जो इच्छा थी बिजनेस एम्पायर में सबसे बड़ा बनने की इच्छा, वो एकदम से जैसे मचल उठी। उनकी आंखों में लालच की चमक नजर आने लगी। वो एक्साइटेड होकर बोले, अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो सानिया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं कल ही उनके घर जाता हूँ और मिस्टर चौहान से इस बारे में बात करता हूँ। ये सुनते ही सानिया की आंखों की चमक लौट आई। वो बहुत खुश होकर आगे बढ़ी और अपने डैड के गले लगते हुए बोली, ओह डैड, थैंक यू, आप सचमुच दुनिया के बेस्ट डैड हैं। मिस्टर कपूर ने सानिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना बेटा, आखिर तुम मेरी इकलौती बेटी जो हो। रणजीत कपूर के गले लगी सानिया के चेहरे पर अब एक बेहद शातिर और विजयी मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कल का दिन रुद्र चौहान को उसके करीब लाने की पहली सीढ़ी बनने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मिस्टर रंजीत कपूर ने अपनी घबराहट और उत्साह को समेटते हुए मिस्टर चौहान को कॉल लगा दिया। फोन की कुछ ही रिंग के बाद दूसरी तरफ से चौहान एम्पायर के कर्ता धर्ता रुद्र के पिता मिस्टर राजन सिंह चौहान की रौबदार आवाज गूंजी। हेलो मिस्टर कपूर, सुबह सुबह कॉल किया है, सब खैरियत तो है ना? सामने से मिस्टर कपूर बोले, हेलो मिस्टर चौहान, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, सब ठीक है। दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी सिलसिले में मिलना था। अगर आज आपके पास थोड़ा वक्त हो तो क्या मैं आ सकता हूँ? रणजीत कपूर ने जितना हो सकता था उतनी ही शालीनता और सम्मान के साथ अपॉइंटमेंट मांगी। सामने से मिस्टर राजन सिंह चौहान ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ठीक है मिस्टर कपूर, मैं इस वक्त अपने घर पर ही हूँ, यानी चौहान हवेली। अगर बाहरी मीटिंग नहीं है तो आप यहीं आ जाइए, हम लोग चाय के साथ अपनी बातें भी कर लेंगे। मिस्टर कपूर एकदम खुश होते हुए बोले, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस आ ही रहा हूँ, कुछ देर में ही पहुँचता हूँ। इतना कहकर मिस्टर कपूर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर कपूर ने तुरंत ही अपना सबसे बेहतरीन सूट पहना और गाड़ी लेकर चौहान हवेली के लिए रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित आलीशान और लग्जरियस चौहान हवेली के मुख्य द्वार को पार करते हुए अंदर दाखिल हुई। हवेली का बड़ा सा बगीचा उनके विंटेज और मॉडर्न वास्तुकला का बेजोड़ संगम देखकर रणजीत कपूर का दिल एक बार तो गवाही दे गया। सानिया की जिद गलत तो नहीं थी, इस साम्राज्य की महारानी तो वाकई में मेरी बेटी को ही बनना चाहिए। गाड़ी रुकते ही हवेली के गार्ड्स ने जल्दी से आकर रणजीत कपूर की साइड का डोर ओपन किया। कपूर साहब ने एक गहरी सांस ली, अपने सूट के बटन ठीक किए और धड़कते दिल के साथ हवेली के भव्य लिविंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां चौहान एम्पायर के मालिक मिस्टर राजन सिंह चौहान उनका इंतजार कर रहे थे। चौहान हवेली के भव्य स्टडी रूम में मिस्टर चौहान सोफे पर बैठे हुए उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद मिस्टर राजन सिंह चौहान और मिस्टर रंजीत कपूर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच कॉफी के मग रखे हुए थे। शुरुआत में मिस्टर कपूर ने सीधे मुद्दे पर आना ठीक नहीं समझा। उन्होंने पहले बिजनेस के इधर उधर की बातें की, मार्केट के नए ट्रेंड्स, चौहान एम्पायर के नए प्रोजेक्ट
और कपूर इंडस्ट्रीज में आने वाले कोलैबोरेशन पर चर्चा की। राजन सिंह चौहान भी बड़े शांत स्वभाव से उनकी बात का जवाब दे रहे थे। जब माहौल थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ तो रंजीत कपूर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले, मिस्टर चौहान, दरअसल बिजनेस के अलावा भी एक बेहद जरूरी बात है जिसके सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ। हमारे कपूर इंडस्ट्रीज और आपका चौहान एम्पायर दोनों ही इस शहर के बड़े घराने हैं और आप जानते हैं कि मेरी एक इकलौती बेटी है सान्या कपूर और आपके बड़े बेटे हैं रुद्र। सान्या ने रुद्र को कियान की सगाई पार्टी में देखा था और तब से ही वो उन्हें काफी पसंद करने लगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि क्यों ना हम इस बिजनेस पार्टनरशिप को एक पारिवारिक रिश्ते में बदल दें। हालांकि मिस्टर कपूर अपनी बात कह तो रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो थोड़ा सा घबरा भी रहे थे कि कहीं मिस्टर चौहान साफ तौर पर मना ना कर दें। वहीं मिस्टर चौहान मिस्टर कपूर की बात सुनकर एकदम आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ गए और कुछ पल सोचने के बाद बेहद संजीदगी के साथ बोले, देखिए मिस्टर कपूर, आपकी बेटी सानिया बहुत अच्छे घराने से है और आपका यह प्रस्ताव भी हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं रुद्र से इस बारे में बात जरूर करूंगा, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं, रुद्र अपने फैसलों का मालिक खुद है। वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलाता है और शादी का फैसला भी उसी का ही होगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से उससे बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। राजन सिंह चौहान की यह नपी तुली और सकारात्मक बात सुनकर मिस्टर रंजीत कपूर के सीने से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कम से कम मिस्टर चौहान ने सीधे ना तो नहीं कहा था, बल्कि कोशिश करने का भरोसा दिलाया था और यही तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक बड़े घराने की मुखिया से इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े हुए। मिस्टर चौहान, आपके मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। राजन चौहान ने मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद मिस्टर कपूर अपने दिल में एक नई उम्मीद और कामयाबी की किरण लिए चौहान हवेली से विदा हो गए। वे मन ही मन बहुत खुश थे। सानिया की जिद को पूरा करने का उनका पहला कदम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ चुका था। रात का वक्त था। मल्होत्रा मेंशन में एक शांत और आरामदायक कमरे में ईशानी इस वक्त अपनी नानी के बगल में लेटी हुई थी। कमरे की मध्यम रोशनी और चारों तरफ एक अजीब ही तरह का सुकून था। ईशानी की नानी अपने सिर को तकिए की तरह एक हाथ पर टिकाए हुए और दूसरे हाथ से बड़े प्यार से ईशानी के रेशमी बालों को सहला रही थी। वे मुस्कुराते हुए ईशानी को एक राजकुमार और एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी की कहानी सुना रही थी। तभी ईशानी ने अपनी नानी की तरफ देखते हुए पूछा, नानी, सच में राजकुमार और राजकुमारी को हर मुसीबत से बचाते हैं? क्या वे सचमुच में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं? नानी ने ईशानी के चेहरे पर तैरती उस असीम मासूमियत को देखा और उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। राजकुमारी अपनी राजकुमारी को दुनिया की हर बुरी नजर और हर तकलीफ से बचा कर रखता है। यह सुनते ही ईशानी की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर उठ बैठी और बोली, सच्ची नानी, मतलब मेरी लाइफ में भी कोई राजकुमार ऐसा आएगा ना? वो भी मुझे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करेगा ना? ईशानी के इस बचपने और उम्मीद से भरे सवाल पर नानी का दिल भर आया। उन्होंने बड़े लाड से ईशानी के दोनों गालों को अपनी उंगलियों से पिंच करते हुए और उसके माथे को चूमते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में भी एक राजकुमार आएगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा, तुम्हारी हर जिद पूरी करेगा, तुम्हें दुनिया की हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करके रखेगा। नानी की गोद में सर रखकर ईशानी दोबारा लेट गई और उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान नजर आने लगी। वे मन ही मन अपनी उसी काल्पनिक दुनिया के राजकुमार के सपनों में खोने लगे। वो मासूम इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसकी जिंदगी में जो राजकुमार आने वाला है वह कोई सीधा साधा राजकुमार नहीं होगा, बल्कि एक बेहद जुनूनी, साइको और पूरी दुनिया के लिए डेविल कहा जाने वाला रुद्र सिंह चौहान होगा, जो ईशानी को प्रोटेक्ट तो करेगा,
लेकिन अपने ही अलग और जुनूनी दीवाने अंदाज में।